मैं मोदी के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बहुत सारे बीजेपी वाले आरएसएस वाले बोलते हैं कि हमने संघ में जो स्वयंसेवक तैयार किया उसमें से ही एक मोदी है। तो मैं मानता हूँ कि स्वयंसेवक जो है वो संघ ने बनाया, लेकिन आज जो हम पॉलिटिशियन मोदी देख रहे हैं वो तो सब यहाँ यानी उनके अपोजिशन में जो लोग हैं या तो उनके आलोचक है, क्रिटिसाइज करते हैं उनको, इन्होंने मोदी बनाया। एक सिंपल आपको बोल दूं, हम आप सब जगह देखते कहीं भी जाते हैं, कई बड़ा पत्थर देखते हैं तो हम तो सिर्फ पत्थर देखते, लेकिन अगर कोई मूर्तिकार वहां जाता है छिन्नी हथौड़ा लेकर तो उसमें से जो नहीं चाहिए वो अलग करके वो मूर्ति बना देता है। तो मैं मानता हूं कि जो मोदी आज हम देख रहे हैं वो असलियत में उनके जो अपोनेंट है उन्होंने बनाया। अगर ये लोग मोदी को खत्म करने नहीं जाते, अगर ये लोग मोदी को खत्म करने, पॉलिटिकली खत्म करने का उनका मंसूबा था, तो मोदी खुद को डिपेंड करते करते निखर कर आए। दूसरा कोई होता तो भाग जाता। जिस ढंग से 2002 के दंगों के बाद उनको बदनाम करने की कोशिश की, एक नहीं दो नहीं 12 साल 2002 से 2014 तक, तो मैं मानता हूं कि ये सब अपोनेंट है, वो तो मूर्तिकार है एक्चुअली, वो स्कल्प्टर है। उन्होंने एक पत्थर से एक अच्छी मूर्ति बना दी जिसको आज हम मोदी बोलते। और एक थोड़ी धार्मिक कथा बोल दूं तो फर्क इतना ही है कि आपको मालूम है कि आप बोलेंगे कि इन्होंने क्या किया है, तो एक बात बोल दूं कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने तो एकलव्य को कुछ पढ़ाया नहीं, उसको बाहर रखा था आश्रम के, लेकिन वो उनको देखकर 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 खुद इतना अच्छा स्टूडेंट हो गया कि अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर हो गया। जब हो गया तब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अब मुझे तू गुरु दक्षिणा दे और अंगूठा दे बोलते। तो बेचारा उस समय का जो एकलव्य था उसने तो अंगूठा दे दिया। तो ये भी मैं मानता हूं कि आज के द्रोणाचार्य जो है, जो मीडिया में बैठे, कॉलेज में पॉलिटिकल प्रोफेसर्स बनकर बैठे, वो आज के द्रोणाचार्य जिन्होंने मोदी मोदी को समझो सीख दिए। लेकिन एक ही फर्क है ये आज के एकलव्य में, ये अंगूठा देता नहीं अंगूठा दिखाता है। तो इन्होंने मोदी जिस ढंग से बन गए उन्होंने उनको बराबर खत्म कर दिया। उनको पता ही नहीं चला कि वो कब खत्म हो गए और क्यों खत्म हो गए। क्योंकि जब एक बात होती है कि आप बहुत ज्ञानी हो जाते तो वहीं से आप सीखना बंद कर देते हो। ये असल में मोदी तो राजनीतिज्ञ थे नहीं। 49 यानी 50 साल की उम्र आ गई, इन्होंने पार्टी का एक ऑफिस बेरर बनकर बहुत सारों को टिकट दे दी, अनेक एमएलए बने, एमपी बने, उनका काम मोदी ने किया। लेकिन मोदी ने कभी राजकीय महत्वाकांक्षा रखी नहीं थी, बिल्कुल नहीं रखी। ये तो उनको क्या हुआ था उस समय 2000 के समय में, फिर केशुभाई चीफ मिनिस्टर बने थे और इतने अंदरूनी झगड़े चालू हो गए थे तो पार्टी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आई थी बीजेपी। यानी उस समय मुझे याद है कि 5 में से 4 कॉरपोरेशन, नगर निगम कांग्रेस ने जीत लिए थे। कुछ 25-26 जिला पंचायत है उसमें से 20 से ज्यादा कांग्रेस ने जीत लिए थे। तो वाजपेयी जी ने मोदी को बोला कि तू जाके फिर से संगठन खड़ा कर दे। इसके लिए जबरदस्ती से चीफ मिनिस्टर बनाया। इनको तो कारपोरेटर होने का भी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एक्सपीरियंस था नहीं। उन्होंने खुद ने एक बात बताई, मैं बोलूंगा, जब मोदी चीफ मिनिस्टर बने और खुद जाके चीफ मिनिस्टर के केबिन में बैठे थे तो चीफ सेक्रेटरी आ गए गुजरात। तो चीफ सेक्रेटरी आ गए तो मोदी खड़े हो गए। तो चीफ सेक्रेटरी बोला आप तो मेरे बॉस हो, आप क्या खड़े होते हो, मेरे आने से आप खड़े मत होना। क्योंकि केशुभाई के पास जब मोदी जाते थे
तब चीफ सेक्रेटरी आया तो उसका जो प्रोटोकॉल है वो संभालना पड़ता था, मोदी भी खड़े हो जाते थे। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर बने हो, इतना मालूम नहीं था। फिर और एक मोदी ने अच्छी बात बताई कि उन्होंने सब चीफ सेक्रेटरी ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन समझा। तो एक दिन था कि उनके पास 50-60 फाइलें लाकर दे दी, और बोले इस पर आपका ये चाहिए, सैंक्शन चाहिए। तो मोदी एक एक फाइल देखते बैठ गए, 11 बज गए रात के। तो चीफ सेक्रेटरी भी अटके थे, वो आ गए, बोले आप क्या कर रहे हो? तो बोले एक एक फाइल चेक कर रहा हूं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। तो बोले ऐसा नहीं चलता है, देखिए इसमें आपको क्या क्या देखना है उतना ही देखो, पूरी फाइल देखने की जरूरत नहीं है। तो इस ढंग से मोदी सीखते गए, उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सीखने की आदत थी। सबसे बड़ी बात आज भी अगर नरेंद्र मोदी के पास है, मेरे परिचित तो एक दो लोग हैं, बड़े अफसर है, उन्होंने बताया कि हमने एक अफसर का इतनी शांति से सुनने वाला कोई पॉलिटिशियन कभी देखा नहीं। 2-2, 3-3 घंटे मोदी सुनते बैठते हैं सामने आज भी। तो ये जो मोदी है उसको समझना जरूरी है, उसको हराना होगा तो। लेकिन इनको लगता है क्या मोदी है, क्योंकि इनको मोदी है क्या वही चीज पता नहीं, और इसलिए मोदी को हराना ये अपोजिशन के बस की बात नहीं है। उनको और एक बात बता दूं कि ये सब जो मीडिया में बैठे हुए हैं या यूनिवर्सिटी में बैठ के पॉलिटिकल एनालिसिस करते, ये लोग जो है उनको मोदी कैसे काम करते हैं पता नहीं है, मोदी मालूम नहीं है, और ये समझते कि हमको सब आता है। यही फर्क है। इसलिए ये मोदी के अपोजिशन में क्यों है, क्योंकि इनको गुस्सा इसका आता है कि आदमी हारता क्यों नहीं। और ये भी मुझे कैसा पता चला कि एक इंटरव्यू में मोदी को एक सवाल पूछा गया था 2014 के समय में कि ये सब आपका क्रिटिसिज्म कब तक चलेगा। तो मोदी जी ने जवाब दिया था, जब तक हारता नहीं तब तक, जब तक हारता नहीं तब तक ये क्रिटिसाइज करते रहेंगे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, इसलिए करने वाले से डर होता है। और ये फर्क है। मैं मोदी को समझने की हमेशा कोशिश करता हूं, और मोदी को ही नहीं, मैं राहुल गांधी को भी समझने की कोशिश करता हूं। और जितना मुझे समझ में आता है तो मुझे पता लगता है, बहुत सारे लोगों को, मुझे मुंबई के एक बड़े अंग्रेजी पेपर ने भी 2019 के रिजल्ट के बाद बुलाया था कि आपने 300 फिगर कहां से निकाला, क्योंकि सब सर्वे खिलाफ आ रहे थे, सब पूरे देश के एनालिस्ट बोल रहे थे, एनडीए भी गई, और मैं अपने इस पर डटा हुआ था। उस कम से कम 5 एडिशन मेरे किताब के निकले थे, मोदी विल बी 300+। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने उनको बोला कि मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसकी गारंटी देता हूं कि आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए, समझना एक बात होती है, समझाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन समझना आपकी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर समझना नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं समझा सकता। सूरज उगता है उससे कोई मतलब नहीं, आपकी आंख खुली होनी चाहिए। अगर आपकी आंख बंद है तो सूरज उगता नहीं। जो आंख बंद करके बैठे उनको कोई समझा नहीं सकता, उनको कोई सूरज नहीं दिखा सकता। तो मोदी को अगर समझना है तो हमें आंख खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, और माइंड भी खुला रखना चाहिए। एक और चीज के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा भाऊ। ये जो मोदी जी की ग्राउंड रियलिटी की जो समझ है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहले गायत्री जी, होता ये था कि हम लोग जब अपना ये जो प्रधानमंत्री आवास आ जा रहा है, तो हम लोग जब ये अप्लाई करते थे तो सरकार से पैसा आ जाता था 2 लाख रुपए, और हमारे खाते में, मतलब हमारे हाथ में मिलते थे ग्राम पंचायत से 25,000 रुपए या 50,000 रुपए। मतलब हमें सिलेंडर भी फ्री नहीं था, घर के लिए भी पैसे जितने ऊपर से आते थे उतने मिलते नहीं थे। हम गरीब होते हुए भी हमें स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती थी। हमारा कॉलेज
अगर हमारी स्कॉलरशिप 50,000 रुपए आती थी तो हमारा कॉलेज हमें 10,000 रुपए दे देता था। तो मोदी जी के आने के बाद चेंज ये हुआ है कि हमें जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 2.5 लाख रुपए ऊपर से आते हैं ना, वो सीधे हमारे खाते में आ जाते हैं। मतलब हमें घर भी मोदी जी दे रहे हैं, हमें शौचालय भी मोदी जी दे रहे हैं, हमें रास्ते भी मोदी जी दे रहे हैं, हमें स्कॉलरशिप भी मोदी जी दे रहे हैं, घर ये जो बिजली भी हमें मोदी जी दे रहे हैं और सिलेंडर भी हमें मोदी जी दे रहे हैं। और इतना सब करके भी लोग हमसे बोलते हैं कि हम मोदी जी को वोट ना करें तो फिर किसको वोट करें। बहू, मैं कृपया आपसे पूछना चाहूंगा, ये ग्राउंड रियलिटी लोगों को दिखती नहीं है क्या महाराष्ट्र में? क्योंकि ये तो 100 रुपए का पेट्रोल बढ़ने पर भी मोदी जी को गालियां ही देने लगते हैं। नहीं नहीं, एक एक हम लोग गलती करते हैं। मैं गाली देने वालों को गलत नहीं मानता। हम अगर आंख खोल के देखें तो ये गाली देने वाले कौन है? जो BMW में घूमते, स्पोर्ट्स व्हीकल में घूमते, और वो गरीबी के बारे में बोलते। तो हम बोलते हैं कि हाँ ये बोल रहा है, गरीब नहीं बोल रहा है। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। 2019 के चुनाव होने के बाद दिल्ली में बहुत सारे ल्यूटियंस मीडिया के सीनियर एडिटर, संपादक वगैरह मिलकर एक सेमिनार हुआ। उसमें शेखर गुप्ता भी थे, योगेंद्र यादव भी थे। तो योगेंद्र यादव, आपको उसका वीडियो भी मिलेगा यूट्यूब पर। तो योगेंद्र यादव एक कोने में बैठे थे टेबल के, दूसरे कोने पर शेखर गुप्ता बैठे थे। और सबसे पहले उस रिजल्ट पर जो एनालिसिस चल रहा था, वो उस पर योगेंद्र यादव बोले कि मैंने गुड़गांव में, गुरुग्राम में पर्चे बना के बांटे थे मोदी को कैसे हराओ, और फिर भी वही भी चुनकर आ गया बीजेपी का कैंडिडेट। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि सामने वाले की कॉलर पकड़ू वोटर की और बोलो यू फुल, यानी वोटर को फुल समझते हैं और आप समझते हो कि वो बोलते हैं वो वोटर बोल रहा है। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, उसके बाद जो शेखर गुप्ता बोले, तो शेखर गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दरमियान हम घूम रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे मोदी के बारे में क्या है। तो बोले जो दिख रहा था वो हम देखना नहीं चाहते, बोल रहे थे हम सुनना नहीं चाहते थे। तो हम घर में घुसकर देखना चाहते थे असल में सिलेंडर है या नहीं। तो ये असलियत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने बताई। लेकिन पहले जो दिखाई दे रहा था वो देखना नहीं चाहते। तो ये हालत है। हमको गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी जो होता है वो जिस ढंग से बात करता है, आप ट्रेन में जा रहे लोग, बस में जा रहे, रास्ते पर कुछ ठेले पर लोग खड़े हैं, दुकान में, वो क्या बोलते हैं सुनो, आपको पता चलेगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ। वो अंग्रेजी पेपर ने, उनका पूरा जो स्टाफ था उस वहां मुझे बुलाया था एक स्टडी ग्रुप जैसा करने के लिए। तो मुझे पूछा एंटी इनकम्बेंसी कहाँ गई। तो मैंने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी होती क्या है। तो वो तो समझा नहीं पाया। फिर मैंने उनको समझा, मैं गांव में जाता हूँ हमेशा, महीने में 4-5 दिन गांव में जाता हूँ। गांव में वीकली मार्केट होता है, तो दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लोग जाते हैं गांव में। हर चीज तो मिलती नहीं, तो जाके जो चीज चाहिए वो घर लेके आते। उनके जेब में 500-600 रुपया होता है, लेकिन उसमें पूरे हफ्ते में जो कुछ लगने वाला है वो उठा के ले आते हैं और फास्ट करते हैं काम। 2-3 घंटे में सब चीजें खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको उल्टी बस पकड़नी होती है, कोई प्राइवेट व्हीकल मिले, नहीं तो साइकिल से आते हैं। इसके लिए उनको टाइम लिमिट होता है, वो करके निकल आते हैं और घर में आते हैं तो सब लोग खुश होते। तो बोलते उसको प्रो इनकम्बेंसी। तो उस न्यूज़पेपर के एडिटर ने मुझे पूछा कि फिर एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है। मैंने बोला आप तो मुंबई में बैठे हो, किसी भी मॉल में जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, और 1000 लोग अगर मॉल में जा रहे हैं तो बाहर निकलने वाला है, उससे पूछो क्या खरीदा है, तो आपको कम से कम 800-850 लोग ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं है। तो उसको पूछो क्यों नहीं भैया खरीदा है, तो बोला कोई नया मॉडल आया नहीं है, नया कुछ आइटम आया नहीं है। तो इनके पास जेब में पैसे हैं,
इसके लिए ये पैसा खर्चने जाते हैं। और घर में गाड़ी है तो गाड़ी क्यों भैया नहीं लेनी है? नहीं नहीं, ये तो पुराना मॉडल हो गया। गाड़ी चल रही है अच्छी, फिर भी बदलनी है, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे है। और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, उसको एंटी इनकम्बेंसी। तो उन लोगों ने सब, वो बैठे थे एडिटर वगैरह, उन्होंने सर पकड़ लिया। मैंने बोला अब देखिए, आप समझ लीजिए कि अब आप कितनी बार वोटिंग को जाते हो। ये जो पैसे वाला होता है वोट करने जाता ही नहीं है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, चाल में रहता है, गरीब है, वो बहुत ईमानदारी से वोट करता है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे उसका वोट बनता है। और आपका वोट एसी केबिन में बैठकर बनता है। तो आपका वोट कितना परसेंट है देखो, तो समझेगा कि एक्चुअली एंटी इनकम्बेंसी क्या है और प्रो इनकम्बेंसी क्या है। जी तेजस जी, थैंक यू सो मच, आप आए, हमारे साथ जुड़े। अब हम मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जी एक मिनट, एक बहुत ही सबसे बढ़िया क्वेश्चन था भाऊ। मैंने मोदी जी की मेहनत भी देखी है इलेक्शन के रैलीज में। मतलब अगर हम 2014 की बात करें तो मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा रैलियां मोदी जी कर रहे थे। टीवी पर मोदी जी के एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर में भी मोदी जी, रेडियो के ऊपर भी मोदी जी, हर कोई पूछे तो भी मोदी जी। और अगर हम 2019 की बात करें तो सारे लोग तो बोल रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, सेटिंग वगैरह की हुई है। लेकिन मैं धरातल पर देख रहा था कि मोदी जी एक दिन में एक रैली जम्मू में, एक रैली दिल्ली में, एक रैली महाराष्ट्र में और एक रैली तमिलनाडु में, मतलब 4 रैलियां मोदी जी एक दिन में कर रहे थे। उसी दिन योगी जी 3 या 4 रैलियां कर रहे थे, राजनाथ सिंह 2 या 3 रैलियां कर रहे थे और स्मृति ईरानी भी 3 या 4 रैलियां कर रहे थे। मतलब एक दिन में बीजेपी की 14 से 17 रैलियां हो जाती थी। और उसी समय में अगर हम कांग्रेस की बात देखें तो कांग्रेस की 1 या 2 रैलियां होती थी। तो फिर अगर हम 1 या 2 रैलियों के बदले में, मतलब उनके विरोध में 17 या 18 रैलियां देखें, फिर एडवर्टाइजमेंट देखें, न्यूज़पेपर की ये देखें, तो उस सारे में तो मोदी जी छाए हुए थे। इतनी सारी मेहनत मोदी जी ने की थी, संगठन ने की थी, और उसके बाद ये जीत मिली है। लेकिन लोग बोलते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है या फिर कोई और चीजें। कृपया आप इस पे भी प्रकाश डालिए। अरे वो तो देखिए, जो हारता है वो कंप्लेंट करता ही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना, वैसी बात है। वो बात नहीं थी। लेकिन मोदी जी की जो 14 का सक्सेस है, वो मोदी कैप्चर्ड द इमेजिनेशन। लोगों को क्या चाहिए और मैं क्या दे सकता हूँ, वो उन्होंने इमेजिन किया था। और वो उसी तरह देखो, उस वक्त मोदी 2014 में बिजली, सड़क, पानी, इन 3 चीजों पर बोलते थे। 2019 में वो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था बिजली, सड़क, पानी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गया है। सवाल ये था कि कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। आप जो बोल रहे हैं बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था, लेकिन वो तो अडवाणी के समय, वाजपेयी के समय भी था। मोदी का फर्क ये है कि मोदी जी ने इमेजिनेशन पकड़ा था लोगों को कि हाँ, ये आदमी कुछ कर सकता है, ये कुछ करना चाहता है। ऐसा लोगों को खुद को लगने लगा। लोगों का ऐसा लगा कि भैया मोदी खुद को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है। और ये फर्क बड़ा था, उससे मोदी जीत गए। रैलियां वगैरह होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस तो और 10 लीडर्स खड़े करके भी बोलते, लेकिन इमेजिनेशन पकड़ने वाला जो लीडर चाहिए वो कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस के पास राहुल गांधी थे, वो लीडरशिप ही इमेजिनेटिव है, वो असल लीडरशिप है ही नहीं। ये कांग्रेस का प्रॉब्लम था।